बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 6 ऑफ मॉड्यूल 6। इसमें हम इससे पहले कस्टिग्लियानो थ्योरम पढ़ रहे थे फॉर ट्रसेस। उसका बेसिक्स हमने ट्रसेस के लिए कवर कर लिया था और उसकी बेसिक डेफिनेशन वगैरह भी देख ली थी। अब कस्टिग्लियानो थ्योरम को बीम्स के लिए किस तरह यूज़ करते हैं और इसका जो बेसिक रहेगा वो फ्रेम के लिए सेम रहेगा, क्योंकि बीम्स के हर एक मेंबर को हम एज अ फ्रेम ट्रीट करेंगे। सो आपका अगर बीम के लिए कस्टिग्लियानो थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं तो फ्रेम्स आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा। सो स्टार्ट लेते हैं कस्टिग्लियानो थ्योरम बीम्स और फ्रेम्स के बारे में क्या कहते हैं। सो सेम वही जो उसने कहा था कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपने डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है वो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव के बराबर होगी ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी एट दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल फोर्स पी एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। इसके मुताबिक कि अगर आपके पास बीम के किसी भी पॉइंट पे आपको क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन चाहिए, तो आपने उस पॉइंट पे एक वेरिएबल फोर्स पी लगा देनी है। आपके पास सेम वही जैसा ट्रसेस में हमने देखा था कि यहाँ पे ऑलरेडी फोर्स लगी हुई भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ पे हम जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड कर रहे हैं वहाँ पे फोर्स नहीं भी लगी हुई हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे नहीं लगी हुई। तो आपने क्या करना है, अगर नहीं लगी हुई तो वहाँ पे लगा देना और बाद में जीरो पुट कर देना है। अगर लगी हुई है तो वहाँ पे उसको पी से रिप्लेस करना है, बाद में उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। सो आपने क्या करना है, पी अप्लाई करके टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड करनी है और फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है। सो हमारे पास अगर इसकी बात की जाए तो पार्शियल बाय पार्शियल पी, और बीम्स और फ्रेम के केस में स्ट्रेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग मोमेंट होती है जो कि वेरीज करती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI, ये ऑलरेडी हम डिफ्लेक्शन के फर्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस कर चुके हैं। सो ये अंदर अप्लाई हो जाएगा। सो 2m का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाए, एम स्क्वायर का डेरिवेटिव 2m इंटू पार्शियल m बाय पार्शियल p into dx upon 2EI. So deflection in the case of beams will be equal to m partial m by partial p into dx upon EI। ये हमारे पास डिफ्लेक्शन के लिए फार्मूला रहेगा इन द फॉर्म जब भी हम बीम्स या फ्रेम में डिफ्लेक्शन की बात करेंगे। सो हमने क्या करना है, m फाइंड करना है, पार्शियल m बाई पार्शियल p फाइंड करना है और EI फाइंड करना है। हमारा बेसिक प्रोसीजर क्या रहेगा कि हमारे पास कोई भी बीम होगा तो हम उसके लिए m का फंक्शन लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ p, क्योंकि आपने पहले यहाँ पे p अप्लाई करेंगे तो आप मूवमेंट के जो भी फंक्शन लिखेंगे उसमें p लाजमी आएगा। तो इन द फॉर्म ऑफ p हमारे पास पहला स्टेप आ जाएगा कि मूवमेंट्स के फंक्शन लिख लिए। दूसरा स्टेप क्या है कि हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू p। सो पार्शियल m बाई पार्शियल p। सो ना इसमें आपके पास p नहीं होगा, आपके पास ये दूसरा स्टेप आ जाएगा। और तीसरा स्टेप आपके पास जो आपने यहाँ पे मूवमेंट के फंक्शन लिखे होंगे इन द फॉर्म ऑफ p, उसमें p की वैल्यू पुट कर देनी है। ये स्टेप आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद करना है। यहाँ पे आपके पास p की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। सो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल m के फंक्शन आ जाएंगे, देन उसके बाद जस्ट इंटीग्रल लेना है, सिंपल। और हमारे पास बीम्स के केस में या फ्रेम्स के केस में हमें डिफ्लेक्शन के अलावा दूसरी चीज़ क्या चाहिए होती है, थीटा चाहिए होता है, हमें उसकी रोटेशन भी चाहिए होती है। सो यूनिट लोड मेथड में हम क्या करते थे, अगर हमें डिफ्लेक्शन चाहिए थी तो हम यूनिट लोड अप्लाई करते थे, और अगर हमें रोटेशन चाहिए होती तो हम यूनिट मूवमेंट अप्लाई करते थे। सेम इसी तरह कि हमारे पास कस्टिग्लियानो में वेरिएबल फोर्स p अप्लाई करनी है और डिफ्लेक्शन रोटेशन के लिए वेरिएबल मूवमेंट m डैश अप्लाई करनी है। m हम इसको कहते हैं, मूवमेंट के फंक्शन को m कहते हैं। सो हम उसको m डैश कहेंगे क्योंकि m हम ऑलरेडी मूवमेंट के फंक्शन को कह चुके हैं। तो हम जो वेरिएबल फोर्स वेरिएबल मूवमेंट अप्लाई करेंगे उसको हम m डैश कहेंगे। सेम m डैश की हम मूवमेंट का फंक्शन लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ m डैश, देन पार्शियल m बाई पार्शियल m डैश, और फिर उसके बाद हम मूवमेंट का फंक्शन अप्लाई कर देंगे m की वैल्यूज पुट करके। ये हम एग्जांपल के थ्रू डिटेल से देखेंगे। सो अब हम पहली एग्जांपल करते हैं जिसमें हमें जस्ट डिफ्लेक्शन चाहिए, सिंगल लोड लग रहा है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन की ज़रूरत होगी। एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम p फोर्स को अप्लाई करेंगे, वेरिएबल फोर्स जिस पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन चाहिए। तो इस केस में हमें क्या चाहिए, डेल v वर्टिकल चाहिए, तो हम इस पॉइंट पे एक वेरिएबल फोर्स p अप्लाई कर देंगे एंड देन उसके बाद हमने क्या करना है, मूवमेंट के फंक्शन लिखने हैं इन द फॉर्म ऑफ p। तो इस केस में हमारे पास इस बीम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन की जरूरत है या एक कट की जरूरत है। अगर इन शार्ट अगर आप कहें तो हम यहाँ पे इसको x कह देंगे। अगर मूवमेंट का फंक्शन लिखेंगे तो m विल बी इक्वल टू, राइट से ले रहे हैं, p क्या कर रही है, क्लॉकवाइज मूवमेंट पास कर रही है, तो राइट से क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास नेगेटिव होती है -px, और ये आपके पास क्या कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पास कर रहा है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा -12x। ये आपके पास क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी, और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा x/2। सो -px -6x²। ये हमारा स्टेप नंबर 1 था कि हमने मूवमेंट के फंक्शन लिख लिए इन द फॉर्म ऑफ p। सेकंड स्टेप क्या है कि हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, यानी कि dm/dp।
सो डी एम पार्शियल एम बाई पार्शियल पी, सो पी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास माइनस एक्स बच जाएगा, एंड माइनस 6x के आपके पास ऐसा कांस्टेंट ट्रीट होगा और उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सेकंड स्टेप, तीसरा आपने क्या करना है, m की ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी है। तो m की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, उसके लिए आपने p की ओरिजिनल वैल्यू पुट करनी है। आपके पास यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट आउट नहीं लगा हुआ था, तो हमारे पास p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर हम इसमें p की जगह 0 पुट कर दें तो ये आपके पास माइनस 6x² बच जाएगा। तो ये हमारे पास तीसरा स्टेप था। और अगर हम x की डोमेन की बात करें, ये आपको पहले वेरीफाई करनी चाहिए थी, सॉरी मैं भूल गया, 0 से लेके 10 तक x आपके पास एप्लीकेबल होगा। फोर्थ स्टेप आपके पास क्या है, आपने डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है, जो कि 1/ei टाइम 0 to 10 m क्या है आपके पास, माइनस 6x² इंटू पार्शियल m बाई पार्शियल p माइनस x इंटू dx। अगर हम इसको थोड़ा सा यूनिट लोड मेथड या वर्चुअल वर्क मेथड के साथ रिलेट करें, तो आपके पास वहाँ पे अगर सेम क्वेश्चन आप इस यूनिट लोड मेथड से करते हैं, तो आपके पास ये इक्वेशन बिल्कुल सेम बनेगी। आप x स्टेप में p की जगह करके 1 अप्लाई करेंगे और उस वक्त जो स्मॉल m बनेगा वो माइनस x बनेगा, और कैपिटल m आपके पास जब इसके बगैर करेंगे तो माइनस 6x² बनेगा। सो आपके पास ये इक्वेशन बिल्कुल सेम बनेगी यूनिट लोड मेथड की भी और कैस्टिग्लियानो थ्योरम की भी। लेकिन कैस्टिग्लियानो थ्योरम में हम एक बार एनालाइज करके इस स्टेप तक पहुंच चुके हैं, और यूनिट लोड मेथड में हमें इसको 2 बार एनालाइज करना पड़ता। सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाई EI। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो आपके पास 2 बार मोमेंट यूज हुआ है, मोमेंट और एक बार आपने इंटीग्रल लिया है लेंथ का, तो आपके पास किलो न्यूटन स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब। लेकिन इस तरफ आपके पास क्या था, 1 टाइम डेल्टा, जैसे कि हमने यूनिट लोड मेथड में देखा था, तो आपके पास 1 किलो न्यूटन के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो इसका यूनिट जो बचेगा वो बच जाएगा किलो न्यूटन इंटू मीटर क्यूब। सो आपके पास EI के अकॉर्डिंग इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज 15,000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²12। एक आपके पास किलो न्यूटन की वजह से, 3 आपके पास मिलीमीटर की वजह से, तो ये आपके पास हो जाएगा न्यूटन इंटू मिलीमीटर का क्यूब, डिवाइडेड बाई आई का यूनिट, आई आपके पास क्या है 500 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मिलीमीटर पावर 4 200,000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो आपके पास मिलीमीटर स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएंगे, और ये वाले 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे मिलीमीटर बच जाएगा, न्यूटन के साथ कैंसिल। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास 150 मिलीमीटर आ जाएगा, जो कि मिलीमीटर यहाँ से बचा था 150 मिलीमीटर। सो प्रोसीजर आपके पास सेम रहेगा। इसी केस में अगर हमें किसी पॉइंट पे रोटेशन चाहिए, जैसे अभी हमें एग्जांपल नंबर 2 में बी पे रोटेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे वेरिएबल फोर्स वेरिएबल मूवमेंट m डैश अप्लाई कर देंगे। सो अब हमें जॉइंट बी की रोटेशन चाहिए इस एग्जांपल में, तो हमारे पास डिफ्लेक्शन के लिए p अप्लाई करना था और रोटेशन के लिए हमने m डैश अप्लाई करना है। सेम अपने जितने भी फंक्शन रिक्वायर्ड है इस बीम को रिप्रेजेंट करने के लिए वो आपने लिखना है। कोशिश करें कि आप सबकी बेस एक रखें, हम डिफरेंट बेस से भी कर सकते हैं। इसकी बेस अगर यहाँ से यहाँ तक रखें, या फॉर एग्जाम्पल मैं x1 यहाँ से लेता हूँ, सो x2 मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, इस तरफ से भी, इस तरफ से, सब इस तरफ से इसलिए लेंगे कि हमारे पास रिएक्शन फाइंड करने की जरूरत ना पड़े। तो आप इस तरफ से भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि मैं x2 को सेम बेस से लूँ, क्योंकि हमारे पास ये कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा यूज होगा कि आपने उसको बेस एक रखनी है। सो हमारे पास अगर मैं m1 की बात करूँ तो m1 विल बी इक्वल टू -3x1। अगर अब आप लेफ्ट से देख रहे हो, लेफ्ट से ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके पास नेगेटिव होती है, -3x1। और अगर m2 की बात करें तो ये आपके पास -3x2, और ये आपके पास मूवमेंट अगर देखें तो आपके पास क्या है, क्लॉकवाइज, सो प्लस m। 2 फंक्शन चाहिए थे इन द फॉर्म ऑफ m। पहला स्टेप हमारा हो गया कि हमें मूवमेंट की फॉर्म में या वेरिएबल फोर्स p की फॉर्म में फंक्शन को लिखना है। दूसरा स्टेप आपके पास क्या है, डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव dm1 डिवाइडेड बाई dm डैश एंड dm2 डिवाइडेड बाई dm डैश। अगर आप इसमें देखें तो इसमें m डैश नाम की कोई चीज़ भी नहीं, यानी कि आपके पास ये p के रिस्पेक्ट अगर इसका डेरिवेटिव लें तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। और इसमें आपके पास ये m है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव आपके पास 1 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली अब तीसरा स्टेप आपके पास क्या है, m1 एंड m2 को फाइंड करना। m1 आपके पास -3x1 आ जाएगा, और m2 आपके पास -3x² आ जाएगा, क्योंकि आपके पास m क्या है, 0 है। सो इसके बाद हमने क्या करना है, इंटीग्रल लेना है। अगर आप यहाँ से ही देखें तो आपके पास अगर dm1 डिवाइडेड बाई dm डैश 0 आ गए तो आपको m1 फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये इंटीग्रल को 0 कर देगा। सो इंटीग्रल आपके पास 0 से लेकर 5 तक, x1 आपके पास कहाँ तक, 0 से लेकर
5 तक है और x2 आपके पास 5 से लेके 10 तक है। सो आपके पास दूसरा इंटीग्रल वर्क करेगा 5 से लेकर 10 तक। थीटा 1 इक्वल टू m2। m2 आपके पास क्या है -3x² into dm2 डिवाइडेड बाई dm1 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई ei इंटू dx। सो थीटा 1 अगर आप इसको सॉल्व कर दें तो आपके पास आ जाएगा 426.67 डिवाइडेड बाई ei, और ei की वैल्यू हमें गिवन है, ए भी गिवन है, आई भी गिवन है। लेकिन इस केस में यूनिट क्या होंगे? लास्ट टाइम जब डिफ्लेक्शन के केस में आपके पास यूनिट क्या था, किलो न्यूटन इंटू मीटर क्यूब, क्योंकि वहां पर आपके पास किलो न्यूटन के आंसर होता था। लेकिन इस केस में आपके पास इसका यूनिट रहेगा किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि इस तरफ आपने मूवमेंट अप्लाई किए तो एक मूवमेंट दूसरे मूवमेंट के यूनिट को कैंसिल कर देगा। 426.67 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 9, 3 इसकी वजह से 10 किलो की वजह से डिवाइडेड बाई ई आपके पास 200 और आई आपके पास 60 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 6 इंटू मिलीमीटर पावर 4। मिलीमीटर का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएंगे और इसका यूनिट आपके पास क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मिलीमीटर का स्क्वायर कन्वर्ट करने के बाद जो 2 रहेंगे ये 2 इसके साथ कैंसिल, न्यूटन न्यूटन के साथ कैंसिल और आपके पास ये यूनिट लेस बन जाएगा, जो कि थीटा आपके पास रेडियन के फॉर्म में हमेशा यूनिट लेस होते हैं। सो थीटा 1 विल बी इक्वल टू, ये आपके पास 112.5 होगा। ये इंटीग्रल से आप फाइंड कर सकते हैं 112.5, और अगर आप इसको हल करें तो ये आपके पास 0.0938 रेडियन आ जाएगा। यही हमने फाइंड करना था। बाकी आपके पास प्रोसीजर सेम रहेगा, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स हो तो आप खुद भी कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर आप डायरेक्ट इंटीग्रल डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड कर देंगे 112.5 एंड देन यूनिट के मुताबिक इसकी कैलकुलेशन कर देंगे 0.0938 रेडियन। सो अभी तक हमने 2 एग्जांपल किए, एक में हमने डिफ्लेक्शन फाइंड की, दूसरे में हमने रोटेशन फाइंड की। सो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है कि हमारे पास इस पॉइंट पे डायरेक्ट अगर हम इसको बी नाम दे दें तो बी पॉइंट पे हमें रोटेशन भी चाहिए और डिफ्लेक्शन भी चाहिए। सो इसको हल करते हैं। हमारे पास हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट में हम इसकी डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे और दूसरे पार्ट में हम इसकी रोटेशन फाइंड करेंगे। सो सेम डिफ्लेक्शन के लिए हमने इस पॉइंट पे क्या कर देना है, 20 किलो न्यूटन की जगह हमने पी लगा दी। अब हमारे पास यहाँ पे पहले पॉइंट लोड लगा हुआ था, हमारे पास पहली 2 एग्जाम्पल जो हमने की थी यहाँ पे आपके पास पी लोड नहीं लगा हुआ था। सो सेकंड आपके पास क्या है कि आपने इस पॉइंट पे मूवमेंट लगा देनी। अब मूवमेंट के लिए आपने फोर्स को नहीं रिमूव करना, मूवमेंट का फोर्स के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, आपने यहाँ पे जस्ट क्या कर देना है एम डैश लगा देनी। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन देखने से पहले हमारे पास इसके रिएक्शन होने लाजमी है। तो आपके पास अगर इसकी बात करें तो ये वाला आ जाएगा आपके पास p/2 p की वजह से, और इस लोड का रिजल्टेंट आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि ये डिस्टेंस 4 मीटर यानी कि 32 और ये 2 मीटर पे लग जाएगा इधर से। तो अगर इसकी बात की जाएगी तो 32 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 8, ये हम यूज कर रहे हैं PA डिवाइडेड बाई L एंड PB डिवाइडेड बाई L। आपके पास अगर इस पॉइंट पे रिएक्शन चाहिए और उस सिस्टम पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, इसको यूडीएल को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिए। सो लोड मल्टीप्लाई बाई अपोजिट डिस्टेंस। अब आपके पास इस स्पॉट का डिस्टेंस 2 मीटर है, इसका डिस्टेंस कितना है 6 मीटर। सो 32 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ 8, और अगर इसकी बात करें तो ये आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 8। सो ये आपके पास 24 आ जाएगा और ये आपके पास 8 आ जाएगा। और एज अ वेरिफिकेशन अगर आप इन दोनों को सम कर दें 24 प्लस 8 आपके पास 32 के बराबर आ जाएगा। सो हम अब हमें क्या करना है, फंक्शन लिखने हैं, एक कट यहाँ लगा देते हैं, एक कट यहाँ लगा देते हैं। अगर आप देखें तो इसको यहाँ से डील करना है x1 और इस तरफ से डील करना बिल्कुल इजी सा है, एक पॉइंट लोड लग रहा है p/2 प्लस 8। अगर आप सिर्फ इसको कस्टिकलानो तक महदूद रखना चाहते हो तो आप इस तरफ से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन में भी ये वाले कंसेप्ट यूज करने तो आपके पास इसकी बेस हमेशा सेम होनी चाहिए x2। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन आपके पास आगे बहुत वर्क देगा दूसरे मॉड्यूल में या आगे जब हम कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन करेंगे। सो अगर हम m1 की बात करें तो ये आपके पास हो जाएगा p/2 प्लस 24 इंटू x1, ये वाली फोर्स p/2 प्लस 24 इंटू x1। देन आपके पास ये वाला UDL प्लस 8x, सॉरी माइनस, ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 8x इंटू x/2, तो ये आपके पास -4x² बन जाएगा, माइनस 8x इंटू x/2। और अगर m2 की बात करें तो ये आपके पास ये सेम रहेगा p/2 प्लस 24 इंटू x1 माइनस, अब आपके पास ये सारे का सारा लोड किस में आ गया है,
पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, पूरे का पूरा लोड इस सेक्शन में आ रहा है तो हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे। सो -32 इंटू एक्स माइनस इसके लेफ्टवर्ड डिस्टेंस कितने हैं 2 और माइनस पी इंटू इसके लेफ्टवर्ड डिस्टेंस कितने हैं x माइनस 4। आपके पास जब भी कोई पॉइंट लोड हो और आप सेक्शन ले रहे हो तो उसके अपोजिट जो डिस्टेंस होता है आपने वो उससे डिस्टेंस से माइनस कर देना है, मूवमेंट का डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे आपके पास ये डिस्टेंस था 8, टोटल आपके पास सॉरी ये फोर्स यहाँ पे लग रही है 32, ये डिस्टेंस 8 है और इसके इस तरफ आपके पास डिस्टेंस 2 है, सॉरी ये डिस्टेंस x है और इसके इस तरफ डिस्टेंस 2 है तो x माइनस 2। इस फोर्स के इस तरफ डिस्टेंस 4 है तो x माइनस 4, ये आपने क्या कर देना माइनस कर देना। m1 एंड m2 आ गया। अब आपके पास dm1 डिवाइडेड बाई dp, आपके पास ये वाला 0 हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ इस पे अप्लाई होगा। जब इस पे अप्लाई होगा तो 24x1 इसका 0 हो जाएगा और p/2 इंटू x1 से आपके पास आ जाएगा x1 डिवाइडेड बाई 2। ये आप पार्शियल डेरिवेटिव स्टेप बाय स्टेप लेके कर सकते हैं। एंड पार्शियल m2 डिवाइडेड बाई पार्शियल p, तो आपके पास ये 0 हो जाएगा और इस पे अप्लाई होगा तो ये आपके पास माइनस p का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो सॉरी पहले इस पे अप्लाई हो जाएगा x2 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास 24x2 पे अप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा और p/2 पे p का 1 हो जाएगा तो x2/2 रह जाएगा और माइनस p का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो माइनस x2 माइनस 4 रह जाएगा। ये आपके पास dm2 डिवाइडेड बाई dp2। देन उसके बाद आपने जैसे क्या करना है, इंटीग्रल लेना है फ्रॉम 0 to 4, सॉरी फिर हमने m1 एंड m2 फाइंड करना है। m1 और m2 और m2 में हमने p की ओरिजिनल वैल्यू पुट करनी है। लास्ट केस में हमारे पास 0 थी लेकिन इस केस में इसकी वैल्यू क्या है 20, यहाँ पे आप ऑलरेडी 20 किलो न्यूटन की फोर्स लगी हुई है। सो अब अगर आप इसमें 20 पुट कर देंगे 20/2 10 प्लस 24 तो आपके पास 34x1 माइनस 4x स्क्वायर। m2 में अगर आप पुट कर दें तो p/2 आपके पास सॉरी ये तो वही आएगा 34x1 माइनस 32 इंटू x2 माइनस 2 एंड देन अगर आप इसमें पुट कर दें तो -20 इंटू x2 माइनस 4। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इन दोनों का इंटीग्रल ले लेना है। आपके पास क्या हो जाएगा m1 34x1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू 34x1 माइनस 4 m1 इंटू पार्शियल m1 बाई पार्शियल p दैट इज x1/2 इंटू dx प्लस ये आपके पास 0 से 4 रहेगा, 0 सॉरी ये 4 से 8 रहेगा। m2 आपके पास क्या है 34x1 माइनस 32 इंटू x2 माइनस 2 और माइनस 20 इंटू x2 माइनस 4 इंटू dx। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर देंगे, दोनों आपके पास एक ही वक्त में दोनों पुट कर देंगे कैलकुलेटर में, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 426.67 डिवाइडेड बाई EI, क्योंकि इसके नीचे आपके पास EI अपनी जगह पे रहेगा 426.67 डिवाइडेड बाई EI। ये आपके पास था डिफ्लेक्शन के लिए और सेम हमारे पास प्रोसीजर किसके लिए रहेगा, मूवमेंट के लिए सेम स्टेप, मूवमेंट के फंक्शन पार्शियल m बाई पार्शियल p, पार्शियल m बाई पार्शियल m डैश एंड देन m1। सो अगर इसके लिए भी आपके पास कितने काट की जरूरत है, 2 काट की जरूरत है और इसके लिए आपने रिएक्शन भी फाइंड करने हैं। सो अगर पहले रिएक्शन की बात की जाए तो 20 की वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 एंड 10 और इसकी वजह से अभी हमने फाइंड किया था कि यहाँ पे 24 आता है और यहाँ पे आपके पास 8 आता है, तो ये आपके पास टोटल 18 हो जाएगा और ये आपके पास टोटल 34 हो जाएगा। अब आपके पास समेशन f ऑफ y बैलेंस है, समेशन f ऑफ x बैलेंस है, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज अनबैलेंस है, क्या m डैश। अगर m डैश आप देखें तो क्लॉकवाइज एक मूवमेंट लग रही है जो कि आपके पास अनबैलेंस है। सो इसको बैलेंस करने के लिए या तो आप फिक्स मूवमेंट अप्लाई करेंगे फिक्स स्पॉट पे या फिर आप इसको कपल मूवमेंट से बैलेंस करेंगे। सो हम इसको कपल मूवमेंट से बैलेंस करते हैं। मूवमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ये ऑलरेडी हम बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। मूवमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज जो कि 8 मीटर है। सो ये इस तरह लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए इस तरह लगना लाजमी है, यानी कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा m1/8 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा m1/8। तो टोटल रिएक्शन की बात करें तो ये आपके पास आ जाएगा 34 माइनस m1/8 और इस तरफ आपके पास हो जाएगा 18 प्लस m1/8। रिएक्शन फाइंड हो गए। अब आपने जस्ट मूवमेंट्स की इक्वेशन लिखनी है। ये आपके पास x1
और अगर आप x2 इस तरफ से ही ले लें, एक क्वेश्चन में इस तरफ लेके हल कर देता हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। सो m1 आपके पास आ जाएगा 34 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू x1 और माइनस 4x1 का स्क्वायर, ये ऑलरेडी हो चुका है। और m2 आपके पास आ जाएगा, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा 18 प्लस m1/2 और राइट से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा और राइट से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके पास पॉजिटिव होती है। 18 प्लस m1/8 इंटू x2 और x2 की आप डोमेन में फर्क हो जाएगा कि x2 आपके पास 0 से लेके 4 तक होगा और x1 भी आपके पास 0 से लेके 4 तक हो जाएगा। सो पार्शियल m1 डिवाइडेड बाय पार्शियल m डैश एंड पार्शियल m2 डिवाइडेड बाय पार्शियल m डैश। इस केस में आपके पास ये 0 हो जाएगा और इसके x1 34 x1 ये भी 0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा माइनस x1 डिवाइडेड बाय 8 और पार्शियल m2 डिवाइडेड बाय पार्शियल m1। आपके पास ये 18x2 ये 0 हो जाएगा तो आपके पास प्लस x2 डिवाइडेड बाय 8 बच जाएगा। सो देन अब हमने m1 फाइंड करना है एंड m2 फाइंड करना है। सो m1 की ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी पहले कोई भी पॉइंट मूवमेंट नहीं लगी हुई थी तो हम क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे। सो इसमें अगर आप 0 पुट कर दें तो आपके पास m1 की सेम वैल्यू आ जाएगी जैसे कि आपके पास सेम प्रीवियस केस में आ जाएगी 34x1 माइनस 4x1 का स्क्वायर और m2 आपके पास आ जाएगा 18x2। सिंपल। अब आपके पास क्या करना है इंटीग्रल लेना है 34x1 माइनस 4x1 का स्क्वायर इंटू पार्शियल m1 डिवाइडेड बाय पार्शियल m डैश x1 बाय 8 इंटू dx फ्रॉम 0 to 0 to 4 एंड प्लस 0 to 4 18x2 इंटू x2 बाई 8, ये माइनस x1 बाई 8 था। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करें प्लस माइनस एटसेट्रा पुट करके कैलकुलेटर में तो इसका आंसर आ जाएगा 234.667। सो थीटा है तो इसका कोई भी यूनिट नहीं रहेगा डिवाइडेड बाई EI और इसका यूनिट रहेगा किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आपके पास EI पर जब आप डिवाइड करेंगे तो EI के यूनिट इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, फिर आपके पास थीटा का कोई भी यूनिट नहीं रहेगा। सो ये हमने इसमें 3 एग्जांपल्स की। जब आपके पास डिफ्लेक्शन फाइंड करने हो और कोई भी पॉइंट और ना लगाओ, सिर्फ रोटेशन फाइंड करनी हो, डिफ्लेक्शन और रोटेशन सेम पॉइंट पे चाहिए हो तो। सो ये बीम्स के बारे में इतना ही। आपके पास बीम्स पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उससे आपके पास फ्रेम्स के क्वेश्चन हल करना उतना ही आसान होगा।